नमस्कार। आज हम भारत के औद्योगिक जगत की उसकी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, रिपोर्ट्स हैं, लेख हैं जो बताते हैं कि भारत का उद्योग कहाँ से चला, आज क्या हालात है और हाँ, आगे क्या चुनौतियां और मौके हो सकते हैं। तो हमारा इरादा ये है कि इन स्रोतों से जो भी खास बातें हैं, जो गहरी समझ है, वो निकालें। कोशिश ये रहेगी कि भारत के औद्योगिक विकास की पूरी तस्वीर, उसकी जो पेचीदगियां हैं और हाँ, भविष्य की राहें वो थोड़ी साफ हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। स्वागत है। और ये वाकई एक जरूरी विषय है क्योंकि भारत की आर्थिक तरक्की और देखिए लाखों लोगों का भविष्य वो इसी से जुड़ा है। बिल्कुल। हमें समझना होगा कि आज़ादी के पहले क्या हुआ, बाद में उद्योग कैसे पनपे, आज कौन सी बड़ी रुकावटें सामने खड़ी हैं। हाँ। और सरकार या फिर इंडस्ट्री खुद वो क्या रास्ते निकाल रही हैं, क्या समाधान ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं है, सही कहा। ये देश के पूरे विकास का नक्शा बनाता है। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। स्रोतों में औपनिवेशिक काल का जिक्र है, यानी 1947 से पहले का दौर। हाँ, उस समय की तस्वीर क्या थी और इसे ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर क्यों कहा गया, ये क्या था? हाँ, ये शब्द है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब औद्योगीकरण। ये उस दौर की कहानी बिल्कुल सही कहता है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि जो ब्रिटिश राज की नीतियां थी ना, वो भारत के पारंपरिक उद्योगों के लिए, खासकर जो दुनिया भर में मशहूर थे, कपड़ा उद्योग, हैंडीक्राफ्ट्स, हाँ हाँ, उनके लिए बहुत घातक साबित हुई। हुआ ये कि ब्रिटेन की मिलों में जो सस्ता कपड़ा बनता था, उसने भारतीय बाजार को भर दिया। तो भारत जो कभी दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरर था, वो सिमट कर रह गया, सिर्फ इंग्लैंड के कारखानों के लिए कच्चा माल भेजने वाला देश बन गया। मतलब सप्लायर बन गए हम। बिल्कुल, जैसे कपास, नील, जूट, ये सब यहाँ से जाने लगा। और एक आंकड़ा है जो बड़ा चौंकाने वाला है। क्या? कि दुनिया के कुल उत्पादन में भारत का हिस्सा, जो कभी 18वीं सदी में लगभग 25% था, हाँ, 25%। हाँ, वो ब्रिटिश राज के खत्म होते होते 2% से भी कम रह गया था। अरे बाप रे। रेलवे आई जरूर, पर उसका फायदा भी देखिए ज्यादातर अंग्रेजों के व्यापार और उनकी सेना को ही मिला। तो अपनी पहचान खोकर बस सप्लायर। फिर 1947 में आजादी मिली। उसके बाद का दौर 1991 तक, जब बड़े आर्थिक बदलाव हुए, उस दौर में हमारी औद्योगिक नीति कैसी रही? आजादी के बाद तो देखिए तस्वीर बिल्कुल बदली। अब जोर था आत्मनिर्भरता पर और समाजवादी सोच हावी थी। 1948 और फिर 1956 में जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव आए, उन्होंने साफ कर दिया कि जो भारी उद्योग हैं, जैसे स्टील, बिजली, मशीनें, वो सरकार खुद लगाएगी। अच्छा, पब्लिक सेक्टर। हाँ, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, PSUs, इन्हें कोर सेक्टर माना गया। और इसी सोच के तहत वो बड़े बड़े स्टील प्लांट बने, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। हाँ, नाम सुने हैं। जिन्हें नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। पंचवर्षीय योजनाएं भी इसी दिशा में काम कर रही थी। लेकिन फिर वो लाइसेंस राज वाली बात भी आती है। बिल्कुल, वो इस दौर की एक बड़ी पहचान बन गई। लाइसेंस राज, मतलब कोई भी उद्योग लगाना हो या उसको बढ़ाना भी हो, तो दर्जनों सरकारी मंजूरियां लेनी पड़ती थी। उफ। इससे हुआ ये कि नौकरशाही बहुत ताकतवर हो गई और प्राइवेट कंपनियों के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया। तो रफ्तार धीमी हो गई होगी। हाँ, नतीजा यही हुआ। औद्योगिक विकास की रफ्तार काफी धीमी रही। कुछ अर्थशास्त्री तो मजाक में इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे। अच्छा। मतलब सालाना बस 3-4% की दर से बढ़ना। और 80 का दशक आते आते अर्थव्यवस्था मुश्किलों में फंसने लगी थी। विदेशी मुद्रा का संकट था, महंगाई बढ़ रही थी। और शायद यहीं से 1991 के वो जो मशहूर सुधार हुए, उनकी जमीन तैयार हुई। बिल्कुल बिल्कुल, 1991 एक ऐतिहासिक मोड़ था। वो जो गंभीर विदेशी मुद्रा संकट था ना, हाँ, उसके बीच भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी LPG का रास्ता अपनाया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हाँ, लाइसेंस राज लगभग खत्म कर दिया गया। विदेशी कंपनियों को सीधे निवेश करने की छूट मिली, FDI जिसे कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सही। और कई सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेची गई या मैनेजमेंट निजी हाथों में दिया गया। और इसका असर जबरदस्त हुआ, खासकर कुछ सेक्टर में। IT सेक्टर, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, हाँ, IT बूम, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, इन सेक्टर्स ने तो जैसे रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली। बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये सब ग्लोबल IT हब बन गए। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो स्रोत बताते हैं।
वो ये कि उदारीकरण ने सर्विसेज यानी सेवा क्षेत्र को तो जैसे पंख लगा दिए, हाँ। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यानी सामान बनाने वाला उद्योग वो उस रफ्तार से नहीं भागा। अच्छा, ये क्यों? शायद इसलिए कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा वो 15-20% के आसपास ही अटका रहा, जबकि चीन जैसे देशों में ये 30% से भी ऊपर चला गया था। ओह। लगता है सिर्फ लाइसेंस राज हटाना काफी नहीं था। जमीनी स्तर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो कुशल कारीगर चाहिए, वो कमी शायद तब भी एक बड़ी बाधा थी। ये बहुत अहम बात है और शायद इसी कमी को दूर करने के लिए 2014 में मेक इन इंडिया जैसी पहल आई। हाँ बिल्कुल, जिसका लक्ष्य था भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। आज हम बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की, पर क्या वो पुरानी चुनौतियां जिनका आपने जिक्र किया वो अब भी मौजूद हैं? हाँ, मेक इन इंडिया का लक्ष्य तो यही था कि मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़े, भारत दुनिया के लिए सामान बनाए, और ये 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी उसी से जुड़ा है। लेकिन जैसा आपने कहा, कई पुरानी चुनौतियां तो जस की तस हैं ही, बल्कि कुछ नई भी जुड़ गई हैं। असमानता बढ़ी है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आज भी महसूस होती है, और उद्योगों को सही हुनर वाले लोग नहीं मिल रहे। ये सब मिलकर आज भी हमारी औद्योगिक रफ्तार पर ब्रेक लगा रहे हैं। चलिए, तो फिर इन्हीं मौजूदा चुनौतियों पर आते हैं। स्रोतों में सबसे पहले जो बात बार बार आती है वो है बुनियादी ढांचा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। हाँ। ये कमी कितनी गंभीर है और इसका असर क्या पड़ता है? ये शायद सबसे बड़ी और लगातार बनी रहने वाली बाधाओं में से एक है। आप सोचिए, सड़कें खराब हैं, बंदरगाहों पर सामान उतारने चढ़ाने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, और उद्योगों के लिए बिजली की सप्लाई वो भरोसेमंद नहीं है, कभी भी चली जाती है। हाँ, ये तो है। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं? ये लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ा देते हैं। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। हाँ, स्रोत बताते हैं कि भारत में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च वो देश की कुल आय यानी जीडीपी का लगभग 13-14% है। 13-14%? और दुनिया में कितना है? दुनिया में ये औसतन 8% के आसपास है। तो ये फर्क बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा। इसका सीधा मतलब है माल भेजने में देरी होगी, बनाने का खर्च बढ़ेगा, और आप विदेशी कंपनियों से मुकाबला करने में पिछड़ जाएंगे। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, स्रोत बताते हैं कि मारुति सुजुकी जैसी बड़ी और व्यवस्थित कंपनी को भी अपने पुर्जों की सप्लाई चेन में रुकावटें झेलनी पड़ती हैं। ये दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक बात हुई, लेकिन जो दूसरी बात मुझे थोड़ी चौंका रही है वो ये है कि एक तरफ तो हम सुनते हैं बेरोजगारी दर काफी ऊंची है, करीब 8-10% बताई गई है। हाँ। और दूसरी तरफ उद्योग कह रहे हैं कि उन्हें कुशल लोग नहीं मिल रहे। ये कैसा विरोधाभास है? ये वाकई एक बड़ा विरोधाभास है, और भारतीय अर्थव्यवस्था की एक दुखती रग कह सकते हैं इसे स्किल गैप कहते हैं। स्किल गैप? हाँ, मतलब नौकरियां तो हैं, लोग भी हैं, पर लोगों के पास वो हुनर नहीं है जिसकी नौकरी को जरूरत है। अच्छा। खासकर अब जब इंडस्ट्री 4.0 की बात हो रही है, मतलब फैक्ट्री में ऑटोमेशन, एआई, रोबोटिक्स, डेटा का इस्तेमाल। हाँ, नई टेक्नोलॉजी। इन नई तकनीकों के जानकार लोगों की बहुत कमी है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज या आईटीआई, पॉलिटेक्निक, वो इंडस्ट्री की जो जरूरतें तेजी से बदल रही है ना, उसके साथ पूरी तरह से कदम नहीं मिला पा रही है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा, कंपनियों को सही लोग नहीं मिलते, और अगर मिलते भी हैं तो उन्हें ट्रेनिंग देने में अलग से पैसा और वक्त खर्च करना पड़ता है। एक और असर होता है, नौकरी बदलने की ऊंची दर, जिसे एम्प्लॉय टर्नओवर कहते हैं। आईटी और ऑटो जैसे सेक्टर में ये 15-20% तक है। इतना ज्यादा? हाँ, बैंगलोर की आईटी कंपनियां अक्सर शिकायत करती हैं कि उन्हें अच्छे डेटा साइंटिस्ट या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं मिल रहे। ये इसी स्किल गैप का उदाहरण है। हुनर की कमी के अलावा क्या लागत और महंगाई भी उद्योगों के लिए एक बड़ा सरदर्द है? बिल्कुल। हाल के दिनों में हमने देखा ही है कि खाने पीने की चीजों की महंगाई जो 8% से ऊपर चली गई थी। हाँ, काफी ज्यादा थी। हाँ, और खासकर ऊर्जा की बढ़ती कीमतें, कच्चे तेल के दाम बढ़ने से कंपनियों के मुनाफे पर बहुत दबाव पड़ा है। कच्चा माल महंगा हो गया है। इसके साथ ही हमारा व्यापार घाटा भी चिंता का विषय बना हुआ है। ट्रेड डेफिसिट। हाँ, ट्रेड डेफिसिट, हम विदेश से सामान खरीदने पर जितना खर्च कर रहे हैं, उतना विदेशों को अपना सामान बेचकर कमा नहीं पा रहे हैं। और ये क्यों बढ़ रहा है? ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम कई जरूरी चीजों के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, इनके लिए आयात पर बहुत निर्भर है। जैसे मोबाइल फोन की चिप्स। बिल्कुल, हमारे स्मार्टफोन में लगने वाली ज्यादातर चिप्स बाहर से आती हैं। अगर वो महंगी होती हैं तो फोन भी महंगा हो जाता है। स्रोत तो यहाँ तक इशारा कर रहे हैं कि शायद 2025 के दूसरे हिस्से में औद्योगिक रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है, और नया निवेश भी शायद कम हो।
अच्छा। और एक बात जो मुझे थोड़ी हैरान करती है, आपने लाइसेंस राज का जिक्र किया था। क्या वो खत्म होने के बाद भी नियम कानूनों की बाधाएं अब भी बनी हुई हैं, जिन्हें स्रोत नियामक बाधाएं कह रहे हैं? हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। देखिए, कागज पर भले ही लाइसेंस राज खत्म हो गया हो, लेकिन जमीन पर आज भी कोई नया कारखाना लगाना है या बिजनेस शुरू करना है तो कई तरह की सरकारी मंजूरियां लेना, जमीन हासिल करना और ढेर सारे नियमों का पालन करना, ये अब भी एक जटिल और लंबा प्रोसेस है। ओह, यानी रेड टेप अभी भी है। हाँ, रेड टेप या लाल फीताशाही वो अभी भी है। और सबसे ज्यादा मुश्किल किसको होती है? छोटे और मंझोले उद्योगों को, MSMEs को। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हाँ, उनके पास ना तो इतने संसाधन होते हैं, ना ही उतनी जानकारी कि वो इन सब प्रक्रियाओं से आसानी से निपट सकें। ये तो गलत बात है। और एक और चिंताजनक बात जो स्रोत उठा रहे हैं वो है बढ़ती आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी। हाँ, बताया गया है कि साल 2000 के बाद से भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ी है और आज हम दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। और अब पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपन से जुड़े मुद्दे वो भी अहम हो गए हैं। निश्चित रूप से। पहले शायद इन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, पर अब ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। कैसे? देखिए, उद्योगों से जो प्रदूषण होता है, चाहे वो हवा का हो, जैसे दिल्ली NCR में सर्दियों में स्मॉग की समस्या होती है, हाँ, बहुत बुरी हालत होती है। या नदियों का प्रदूषण हो, ये एक बड़ी समस्या है। पानी की कमी भी उद्योगों के लिए एक बड़ा संकट बन सकती है। सही है। फिर जलवायु परिवर्तन के असर हैं, जैसे अचानक बाढ़ आ जाना या सूखा पड़ना, ये सब उत्पादन रोक सकते हैं। साथ ही जैसे जैसे उद्योग डिजिटल हो रहे हैं, साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ रहा है। साइबर सिक्योरिटी, बिल्कुल। और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव है कार्बन उत्सर्जन कम करने का, नेट जीरो लक्ष्यों को पाने का। नेट जीरो एमिशन। हाँ, हमने देखा है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण की वजह से कई बार फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ता है। ये दिखाता है कि पर्यावरण अब सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि बिजनेस की रणनीति का हिस्सा बन चुका है। और इनके अलावा देखिए, हर सेक्टर की अपनी अलग चुनौतियां भी हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितनी उम्मीद थी। IT सेक्टर में अच्छे लोगों को रोक कर रखने का खर्च बढ़ रहा है। और MSMEs के लिए आसानी से कर्ज मिलना, वो आज भी एक बड़ी लड़ाई है। ये तो चुनौतियों की एक बहुत लंबी लिस्ट हो गई। तो इनसे निपटने के लिए सरकार की तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं? स्रोतों में PLI योजना का काफी जिक्र है, ये क्या है? हाँ, PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, ये सरकार की एक बड़ी पहल है। करीब $23 बिलियन की स्कीम है ये। अच्छा। इसका मकसद है भारत में ही चीजें बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा देना। इसके लिए 14 सेक्टर चुने गए हैं, जैसे मोबाइल फोन, दवाइयाँ, ऑटो के पुर्जे, मेडिकल डिवाइस वगैरह। तो ये काम कैसे करती है? जो कंपनी भारत में अपना उत्पादन बढ़ाती है और बेचती है, उसे सरकार की तरफ से कुछ सालों तक इंसेंटिव मिलता है, मतलब वित्तीय मदद मिलती है। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव। हाँ, इसीलिए प्रोडक्शन लिंक्ड। और इसका असर दिखा भी है, खासकर मोबाइल फोन और ड्रोन बनाने में। कई बड़ी विदेशी कंपनियां जैसे सैमसंग, फॉक्सकॉन, इन्होंने भारत में अपनी यूनिट्स लगाई हैं। लेकिन क्या इसमें कुछ सवाल भी हैं? हाँ, कुछ स्रोत ये सवाल जरूर उठाते हैं कि क्या इससे उतने रोजगार पैदा हुए जितनी उम्मीद थी, और ये योजना शायद 2025 में खत्म हो सकती है, तो उसके बाद क्या होगा, ये भी एक सवाल है। PLI के अलावा मेक इन इंडिया तो पहले से चल रहा है, उसका क्या स्टेटस है? मेक इन इंडिया जो 2014 में शुरू हुआ था, वो असल में एक ज्यादा बड़ा एक छाता कार्यक्रम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम। हाँ, उसका फोकस सिर्फ इंसेंटिव देना नहीं है, बल्कि भारत में निवेश का पूरा माहौल सुधारना है। जैसे विदेशी निवेश, FDI लाना, लोगों को हुनरमंद बनाना और बिजनेस करना आसान बनाना, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाल के वर्षों में इसमें इंडस्ट्री 4.0 और कैपिटल गुड्स यानी मशीनें बनाने वाली इंडस्ट्री, उस पर भी ध्यान दिया गया है। तो इसका कुछ असर दिखा है? हाँ, रक्षा क्षेत्र यानी डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसने अच्छा निवेश खींचा है। बोइंग, लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी डिफेंस कंपनियों का भारत में आना, ये इसी का नतीजा माना जाता है। और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की बात हमने की थी, उस पर सरकार क्या कर रही है, उस पर भी सरकार का काफी जोर दिख रहा है। एक तो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी NIP। हाँ, ये अगले कुछ सालों में ऊर्जा, सड़क, रेलवे जैसे कई क्षेत्रों में लगभग $1.98 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट्स की बहुत बड़ी योजना है। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल। फिर एक और योजना है PM गति शक्ति। गति शक्ति
हाँ, इसका मकसद है अलग अलग मंत्रालयों जैसे सड़क, रेल, पोर्ट, इनके बीच तालमेल बैठाना ताकि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे हों, उनमें देरी ना हो। अच्छा, कोऑर्डिनेशन के लिए। सही। फिर भारतमाला प्रोजेक्ट है जो सड़कों का जाल बिछा रहा है, सागरमाला बंदरगाहों को आधुनिक बना रहा है, और वो जो पुराने जटिल श्रम कानून थे, हाँ, उनको सरल बनाकर 4 कोड्स में लाया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे जो नए हाईवे बन रहे हैं, उनसे लॉजिस्टिक्स का समय कम हुआ है। तो ये दिखाता है कि जमीन पर असर दिख रहा है। ये तो हुई सड़कें, बंदरगाह, कानून, लेकिन वो जो हुनर की कमी वाली बात थी और नए आइडियाज यानी इनोवेशन, उसके लिए क्या हो रहा है? हुनर के लिए तो स्किल इंडिया मिशन चल रहा है। स्किल इंडिया? हाँ, जिसके तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। ये कार्यक्रम लाखों युवाओं को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। नए बिजनेस आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम है। और भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, जिससे बिना प्रदूषण के ऊर्जा मिले। हाँ, ग्रीन हाइड्रोजन पर काफी बात हो रही है। उसके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। कुछ राज्य भी अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। जैसे दिल्ली सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति 2025-2035 में लाइसेंस प्रक्रिया आसान करने का वादा किया है। और ITI, पॉलिटेक्निक जैसे संस्थानों में अब AI, ड्रोन जैसे नए कोर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की कोशिश रहती है कि महंगाई को 4 से 6% के दायरे में रखा जाए। इन्फ्लेशन कंट्रोल। हाँ, MSMEs को आसानी से लोन मिले, इसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीमें चल रही हैं, जैसे मुद्रा योजना। दावा है कि इसने 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन बांटे हैं। अच्छा। हाँ, डिजिटल पेमेंट को तो हम सब महसूस कर ही रहे हैं, उसको भी सरकार बढ़ावा दे रही है। और थोड़ी बहुत संरक्षणवादी नीति भी अपनाई जाती है। जैसे बाहर से आने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर ड्यूटी बढ़ा देना, ताकि देश में उनका उत्पादन बढ़े। लेकिन इससे कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिक्कतें नहीं होती WTO वगैरह में? हाँ, बिल्कुल होती हैं। ये एक संतुलन बनाने वाली बात है। कभी कभी ऐसे कदमों से विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे मंचों पर विवाद भी खड़े हो जाते हैं। तो मतलब कोशिशें तो कई सारी हो रही हैं, लेकिन क्या इन सरकारी प्रयासों के असर को लेकर भी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं या चिंताएं हैं? हाँ, चिंताएं भी हैं और चुनौतियां भी। हाँ। जैसा कि स्रोत बताते हैं, एक बड़ी दिक्कत है इन योजनाओं का जमीन पर एक जैसा लागू न हो पाना। मतलब अनइवन इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल। यानी फायदा शायद कुछ इलाकों को या कुछ बड़ी कंपनियों को ज्यादा मिल जाता है, जबकि छोटे उद्योग या जो पिछड़े राज्य हैं वो पीछे रह जाते हैं। इससे तो और असमानता बढ़ेगी। हाँ, इससे क्षेत्रीय असंतुलन और बढ़ता है, जिसका जिक्र Q5 में भी विस्तार से है। नौकरशाही की जो अड़चनें हैं वो भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। और जैसा हमने पहले भी बात की, वो लगातार बढ़ता व्यापार घाटा, जिसके 2024-25 में $250 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, वो एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। बाप रे। तो मतलब नीतियां भले ही अच्छी हों, लेकिन उनका असर शायद उतना नहीं हो पा रहा जितनी उम्मीद थी। तो अगर आगे बढ़ना है तो इन स्रोतों में क्या रास्ते सुझाए गए? मतलब क्या समाधान हो सकते हैं इन चुनौतियों के? स्रोत कई ठोस सुझाव देते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सुझाव है कि सिर्फ सरकारी पैसे पर निर्भर ना रहें, बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल को और बढ़ावा दें। PPP मॉडल? हाँ, यानी सरकारी और निजी कंपनियां मिलकर प्रोजेक्ट्स बनाएं और चलाएं। लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, जैसे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NICDC का लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक है। लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी लॉजिस्टिक्स लागत GDP के 5-7% तक नीचे आ जाए। 8% के ग्लोबल एवरेज से भी नीचे? हाँ, क्यों नहीं। मिसाल के तौर पर जिस तरह की स्मार्ट टेक्नोलॉजी मुंद्रा पोर्ट पर इस्तेमाल हो रही है, वैसी ही टेक्नोलॉजी दूसरे बंदरगाहों पर भी लाई जा सकती है। और वो जो हुनर की कमी वाली पहेली थी, स्किल गैप, उसे सुलझाने के लिए क्या सुझाव है? देखिए, यहाँ कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है। पहला, ITI और पॉलिटेक्निक जैसे जो व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनमें भारी निवेश करना होगा और कोर्स ऐसे बनाने होंगे जो आज की इंडस्ट्री की जरूरतें पूरी करें। AI, रोबोटिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी वगैरह। कोर्स अपडेट करने होंगे। बिल्कुल। दूसरा, इंडस्ट्री और शिक्षण संस्थानों के बीच लगातार बातचीत और साझेदारी होनी चाहिए, ताकि पढ़ाया वही जाए जिसकी वाकई जरूरत है। सही है। कंपनियों को भी अपने कर्मचारियों की लगातार रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर ध्यान देना होगा। मतलब उन्हें नए हुनर सिखाने होंगे। NSDC का जो E-स्किल इंडिया जैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो इसमें मदद कर सकता है। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य ये हो कि कंपनियों को सही लोग आसानी से मिले और वो जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट इतना ज्यादा है वो 10-15% तक कम हो।
टाटा या इन्फोसिस जैसी कंपनियां जो ट्रेनिंग पर इतना जोर देती हैं, वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकती हैं। नियमों के जाल को सुलझाने के लिए सुझाव है कि एक असली सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए। सिंगल विंडो क्लियरेंस। हाँ, मतलब एक ही जगह ऑनलाइन अप्लाई करो और सारी मंजूरियां टाइम पर मिल जाएं, चाहे वो जमीन की हो, पर्यावरण की हो या किसी और डिपार्टमेंट की। खासकर एमएसएमईज के लिए टैक्स भरना और बाकी नियमों का पालन करना आसान बनाया जाए। विदेशी निवेश एफडीआई के नियम और सरल किए जा सकते हैं, खासकर उन सेक्टर में जहां नई टेक्नोलॉजी या बड़े निवेश की जरूरत है। इससे क्या फायदा होगा? अगर ऐसा हो तो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने में जो वक्त लगता है वो 20-30% तक कम हो सकता है। गुजरात या कर्नाटक जैसे राज्यों ने सिंगल विंडो में अच्छा काम किया है। उनके मॉडल को देश भर में लागू किया जा सकता है। और नई तकनीक अपनाने, यानी इनोवेशन और साथ ही पर्यावरण का ध्यान रखने, सस्टेनेबिलिटी, उसके लिए क्या रास्ते हैं? छोटे उद्योगों यानी एमएसएमईज को इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए, जैसे फैक्ट्री में सेंसर लगाना, आईओटी, या डेटा एनालाइज करना, मशीन लर्निंग, हाँ, उसके लिए आर्थिक मदद या सब्सिडी दी जा सकती है। कंपनियां रिसर्च और डेवलपमेंट आरएनडी पर ज्यादा खर्च करें, इसके लिए उन्हें टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। आरएनडी इंसेंटिव्स। और हरित उत्पादन यानी ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा, जैसे फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाना, पानी को रिसाइकिल करके इस्तेमाल करना। इससे क्या होगा? इससे न केवल हमारा पर्यावरण बचेगा, बल्कि भारतीय कंपनियां दुनिया की सप्लाई चेन का हिस्सा बनने के लिए ज्यादा तैयार होंगी, क्योंकि अब विदेशी ग्राहक भी इन बातों पर बहुत ध्यान देते हैं। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे टाटा स्टील ने जो नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य रखा है, वो एक अच्छा उदाहरण है कि बड़ी कंपनियां इस दिशा में सोच रही हैं। देश में जो बढ़ती असमानता और बेरोजगारी है, उससे निपटने के लिए सुझाव है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZs सिर्फ बड़े शहरों के पास नहीं, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी बनाए जाएं। SEZs यानी वो इलाके जहां उद्योगों को टैक्स में छूट मिलती है। हाँ, ताकि वहां निवेश आए और रोजगार पैदा हों। एमएसएमईज और नए स्टार्टअप्स को पैसा आसानी से मिले, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इससे गांवों और शहरों के बीच की खाई कम होगी। कोई राज्य ऐसा कर रहा है? तमिलनाडु में जिस तरह छोटे उद्योगों के क्लस्टर बने हैं, वैसा मॉडल बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी अपनाया जा सकता है, जहां इसकी ज्यादा जरूरत है। और आखिर में दुनिया से जुड़ने और अपना व्यापार बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि वो व्यापार घाटा तो बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए देखिए, दो तरफा रणनीति चाहिए। एक तो हमें उन चीज़ों का उत्पादन देश में ही बढ़ाना होगा जिनके लिए हम आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस मशीनरी। इससे हमारा आयात बिल कम होगा। दूसरा, हमें अपने निर्यात बढ़ाने होंगे। इसके लिए रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP जैसे जो क्षेत्रीय व्यापार समझौते हैं, उन पर सोच समझकर फैसला लेना होगा और उनमें सक्रिय भागीदारी करनी होगी। व्यापार समझौते? हाँ, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को मदद के लिए डिजिटल पेमेंट और ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लक्ष्य ये होना चाहिए कि व्यापार घाटे को अगले कुछ सालों में कम से कम 10-15% कम किया जाए। किसी देश से सीख सकते हैं इसमें? इस मामले में वियतनाम जैसे देशों ने कैसे तेजी से अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया, उससे जरूर सीखा जा सकता है। ये तो हुए व्यापक सुझाव। और स्रोतों में कुछ खास मुद्दों पर सवाल जवाब के रूप में भी बात की गई है। जैसे आपने स्किल गैप का जिक्र किया था, उस पर स्रोत क्या कहते हैं, मुख्य बातें क्या हैं? हाँ, स्किल गैप पर स्रोत काफी विस्तार से बात करते हैं। वो बताते हैं कि इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो हमारी शिक्षा प्रणाली का इंडस्ट्री की जरूरतों से कटा होना। हाँ, ये तो हमने बात की थी। दूसरा, गांव और शहरों के बीच मौकों का भारी अंतर। तीसरा, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि हमारी ट्रेनिंग व्यवस्था पीछे छूट जाती है। और चौथा, कई बार ट्रेनिंग सेंटरों में अच्छी क्वालिटी और सही साधनों की ही कमी होती है। और इसका असर क्या होता है? असर, काम की क्वालिटी गिरती है, कंपनियों का खर्चा बढ़ता है, नए आइडियाज पर काम धीमा हो जाता है, और यहां तक कि पढ़े लिखे युवा भी बेरोजगार रह जाते हैं क्योंकि उनके पास सही स्किल नहीं होती। तो स्किल इंडिया मिशन से कुछ फायदा हुआ है? और इंडस्ट्री से जुड़ाव भी पहले से बेहतर हुआ है। लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि ट्रेनिंग की क्वालिटी हर जगह एक जैसी नहीं है। लोगों में, खासकर दूर दराज के इलाकों में, इन स्कीमों के बारे में जानकारी कम है, और ये ट्रैक करना भी मुश्किल है कि ट्रेनिंग लेने के बाद कितनों को सच में अच्छी टिकाऊ नौकरी मिली। यानी मॉनिटरिंग की कमी है, कह सकते हैं। मतलब दिशा तो सही है, पर रफ्तार और असर दोनों बढ़ाने की जरूरत है। एक और दिलचस्प मुद्दा जो स्रोतों में है, वो है औद्योगिक एकाधिकार,
यानी बाजार में कुछ ही बड़ी कंपनियों का दबदबा हो जाना, इसको सरकार कैसे कंट्रोल करती है? देखिए, बाजार में मुकाबला यानी कंपटीशन अच्छा माना जाता है। हाँ, उससे ग्राहकों को फायदा होता है। बिल्कुल, ग्राहकों को फायदा होता है, कंपनियों पर भी दबाव रहता है कि वो बेहतर करें, नया करें। लेकिन जब कुछ ही कंपनियां मिलकर पूरे बाजार पर कब्जा कर लेती हैं तो उसे एक अधिकार या कार्टेल कहते हैं। कार्टेल? हाँ, इसे रोकने के लिए भारत में कानून है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अच्छा। और इसे लागू करने के लिए एक संस्था है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI का क्या काम है? CCI का काम है ये देखना कि कोई कंपनी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही, या कंपनियां आपस में मिलकर दाम बढ़ाने जैसा कोई समझौता तो नहीं कर रही हैं। अच्छा, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकना। सही। और जब बड़ी कंपनियां आपस में मिलती हैं यानी मर्जर होता है, या एक कंपनी दूसरी को खरीदती है यानी एक्विजिशन, हाँ, तो CCI उसकी भी जांच करता है ताकि बाजार में मुकाबला बना रहे, खत्म ना हो जाए। हमने सुना था CCI ने कुछ बड़ी टेक कंपनियों पर फाइन भी लगाया था। हाँ बिल्कुल, हाल ही में गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर CCI ने भारी जुर्माना लगाया है। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच जो सौदा होने वाला था, उसकी जांच भी CCI नहीं की थी। लेकिन क्या इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं? चुनौतियां तो हैं। आजकल डिजिटल बाजार इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि कानून और नियम कई बार पीछे रह जाते हैं। CCI के पास शायद उतने लोग और संसाधन नहीं हैं जितने इस काम के लिए होने चाहिए। और ये भी होता है कि बड़ी कंपनियां अपने हितों के लिए लॉबिंग करती हैं। तो समाधान क्या है? सुझाव यही है कि CCI को और ज्यादा ताकत दी जाए, संसाधनों को बढ़ाया जाए, कानूनों को आज के हिसाब से अपडेट किया जाए और छोटे बिजनेस के हितों को भी बचाया जाए। और एक आखिरी सवाल जो स्रोतों में प्रमुखता से है, वो है क्षेत्रीय असंतुलन, Q5। यानी कुछ राज्य औद्योगिक रूप से बहुत आगे हैं और कुछ बहुत पीछे। ये कितनी बड़ी समस्या है? ये एक बहुत पुरानी और बहुत गंभीर समस्या है भारत की। आप देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये राज्य औद्योगिक रूप से काफी आगे निकल गए हैं। हाँ, ये तो है। वही दूसरी तरफ बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, वो काफी पिछड़ गए हैं। इसका असर क्या होता है? इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। जहां उद्योग हैं वहां जाहिर है रोजगार ज्यादा है, लोगों की कमाई ज्यादा है, निवेश ज्यादा आता है। जहां नहीं है वहां से लोग काम की तलाश में पलायन करके बड़े शहरों में जाते हैं। हाँ, माइग्रेशन। जिससे उन शहरों पर बोझ पड़ता है। सामाजिक स्तर पर देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में भी भारी अंतर आ जाता है। पर्यावरण पर भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल, जब सारी औद्योगिक गतिविधि कुछ ही जगहों पर सिमट जाती है तो वहां प्रदूषण और पानी जैसे संसाधनों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और राजनीतिक तौर पर भी यह तनाव पैदा करता है। नीतियों में पक्षपात के आरोप लगते हैं, क्षेत्रीय आंदोलनों को हवा मिलती है। तो इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? इसे ठीक करने के लिए एक मल्टी लेवल रणनीति चाहिए।